मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 14 आतिथ्य इस पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं श्री भदंत आनंद कौशल्यायन जी। इस पाठ में जो है भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार की जो परंपरा चली आ रही है उसी का वर्णन किया जा रहा है और किस प्रकार से अतिथि सत्कार किया जाता है ये भी बताया जा रहा है। लेकिन इस पाठ के माध्यम से क्या क्या समस्याएं अतिथि के सामने आती हैं उसको भी बताया जा रहा है। भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार की परंपरा को पारंपरिक जीवन के अटूट हिस्से के रूप में देखा जाता है, परंतु प्रस्तुत आत्मकथा में भदंत आनंद कौशल्यायन ने एक भ्रमणशील व्यक्ति के रूप में एक अपरिचित से गांव में अपने कटु मधुर भावानुभूतियों को सहज भाषा में रखा है। एक थका मांदा व्यक्ति सांझ ढलने के पूर्व अपरिचित से भूभाग में रहने का आश्रय ढूंढने की जल्दबाजी में होता है, क्योंकि हमारे भारत में क्या होता है, अतिथि सत्कार होता है। लेकिन यहाँ पर उसी अतिथि सत्कार की जो कटु और मधुर जो भावानुभूति है उसी का वर्णन जो है इस पाठ के माध्यम से किया जा रहा है। जब वह आश्रय ढूंढने की जल्दबाजी में होता है, ऐसा ही कुछ भाव लेखक की यात्रा के पड़ाव को पाने की अपेक्षा और उत्साह को टूटने को लेकर है। एक तिरस्कार की चेतना उसके मन में है, लेकिन उसी गांव में सराय में एक निर्बल से व्यक्ति की आत्मीयता और सेवा ने लेखक को मानवीय अनुभूतियों को समझने के लिए एक नया नजरिया दिया है। तो पाठ यहाँ पर हम शुरू करते हैं। जब लेखक जो है भ्रमण के लिए निकलता है, जैसे जीवन पथ पर वैसे ही साधारण सड़क पर आदमी के लिए अकेले चलना कठिन है। ये तो सीधी सी बात है कि हम जैसे कि अगर मार्ग में चलते रहते हैं तो हमको क्या लगता है कि अगर हमको कोई साथी मिल जाए तो उसके साथ हम चलते रहेंगे तो कोई भी जो राह में चलने वाला राह जो भी रहता है उसके साथ चलते हैं तो हमको मार्ग का पता नहीं चलता है कि हम कितनी दूरी चल पड़े हैं। तो वैसे ही क्या होता है कि जब आदमी को अकेला चलना कठिन लगता है, कोई ठहर पीछे आने वाले का साथी ही खो लेता है। मतलब क्या बोल रहा है कि कोई जैसे कि अगर राह में चल रहा है तो थोड़ी देर रुक जाता है, अगर उसके पीछे कोई आ रहा है तो उसके लिए रुक जाता है और उसके साथ चलने लगता है। कोई 4 कदम तेज चलकर आगे जाने वाले का, और तो कोई ऐसा नहीं होता है कि अगर उससे आगे कोई जा रहा है तो अपनी गति को इतनी तेज कर देता है कि वह सामने चलने वाले के बराबर पहुंच जाए और उसके साथ चले। लेकिन मुझे उस दिन किसी की आवाज देने की भी फुर्सत नहीं थी। मतलब लेखक के साथ क्या होता है, उसको किसी भी को भी आवाज देने की फुर्सत नहीं थी। किसी साथी की आशामयी प्रतीक्षा में मैं जरा दम लेने के बहाने भी ठहर ना सकता था। मतलब कि वो क्या है, पीछे कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसके लिए वह थोड़ा सा भी ठहर नहीं सकता था। मतलब किसी साथी का साथ पाने के लिए वह रास्ते में थोड़ी देर भी नहीं ठहर सकता था। इसका कारण क्या था, उस दिन मेरे सिर पर भूत सवार था। भूत सवार होना यानी कि उसको किसी चीज का जुनून था। मैंने निश्चय किया था अपने चलने के सामर्थ्य की परीक्षा करने का। अब क्या उसको जुनून था, अपने चलने के सामर्थ्य का परीक्षा, मतलब कि वह कितना दूर चल सकता है, वह अपने आप की परीक्षा जो है स्वयं ले रहा था। रास्ते चलते प्यास लगती, रास्ते में उसको प्यास भी लगती है। कुछ देर ठहर कर पानी पीना चाहिए, साधारण नियम है। मैं इस नियम का पालन नहीं करता था। पानी मिलते ही पी लेता और चल देता। मतलब कि इस प्रकार से कोई भी अगर प्यास लगती है तो रास्ते में रुक करके तो पीता ही है, लेकिन वो इस तरह का भी नियम का पालन नहीं करता था। चलते से मैं पूछता, क्यों भाई, आगे कोई ठहरने लायक गांव है? लोग किसी गांव का नाम बतलाते, मैं वहां ना ठहरता। यही लालच था कि 2-3 किलोमीटर और हो जाए। अब वो रास्ते में मतलब पूछते जाता भी था, जो भी राहगीर उसको मिलता था कि कहीं रहने के लायक जगह है, उसके बावजूद लोग बताते भी थे। तो वो अपने चलने का उसको सामर्थ्य की परीक्षा लेना था, इसलिए वो क्या करता था कि 2-4 किलोमीटर और चल लेता हूँ, ऐसा सोच करके आगे बढ़ जाता था। आगे एक कस्बे का पता लगा। सोचा आज वहां तक तो जरूर पहुंचेंगे। रात हो चली, पर तब उस कस्बे तक पहुंचने की धुन थी। मतलब रात हो गई थी, लेकिन उसको उस कस्बे का जहाँ का उसको पता मिला था वहां तक पहुंचने की उसको धुन थी। किसी ने बताया कि उस कस्बे में एक हाई स्कूल है, उसके हेडमास्टर भले आदमी हैं। यह सुनकर मैंने सोचा कि यदि मिलेगा तो गरम गरम पानी से पैर धो लूंगा
गर्म तेल भी मरने को मिल जाए और कहीं गर्म दूध मिल गया तो क्या करना। इस प्रकार का विचार जो है राहगीर जो है यानी कि लेखक जो है अपने मन में इस प्रकार का विचार लिए आगे बढ़ता है। क्योंकि उसको क्या मालूम चल पड़ा था कि कस्बे में एक हेडमास्टर है जो हेडमास्टर है और जो कि बहुत भले आदमी है। तो वह ऐसा सोचता है कि मुझे जब मैं उनके घर पहुंचाऊंगा तब मुझे पैर धोने के लिए गर्म पानी मिलेगा, पीने को गर्म दूध मिलेगा, पैर में तेल लगाने के लिए तेल मिल जाएगा, क्योंकि उसको वह थकान से चूर हो चुका था। लगभग 5-6 किलोमीटर का सफर तय कर चुकने पर, थक कर चूर हो जाने पर, एक बार बैठकर फिर जल्दी से उठने की आशा मन में न रहने पर ऐसी इच्छा क्या अनधिकार चेष्टा समझी जाएगी। जो हो, उस रात मैं ऐसा ही हिसाब लगाता हुआ उन हेडमास्टर के बंगले पर जा पहुंचा। बंगला कस्बे के बाहर था। हेडमास्टर साहब के बंगले पर पहुंचकर मैंने वैसे ही दस्तक दी जैसे कोई अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। उसके बाद क्या होता है, हेडमास्टर साहब मतलब कि वो क्या है, जैसे कि हम अपने किसी परिचित के यहाँ या खुद के घर में जब जाते हैं, कहीं बाहर गए रहते हैं और जब दरवाजे की को बाहर से दस्तक देते हैं तो अपने घर के किसी सदस्य का नाम लेते हैं, या फिर कोई परिचित के घर जाते हैं तो किसी परिचित वाले के घर में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोगों को हम जानेंगे तो उनका नाम लेकर के उसको दरवाजे को दस्तक देंगे। तो वैसे ही वह दस्तक देता है। हेडमास्टर साहब कहकर पुकारा। दरवाजा खुला। अंदर से एक सज्जन लालटेन लिए हुए निकले। मुझे उस समय अपनी पड़ी हुई थी। मैं उनकी सब्र सूरत कद को क्या निखरता, वे ही मेरी शक्ल को अच्छी तरह पहचानने की कोशिश करते हुए बोले, क्या है। उसके बाद में वो बोलता है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को देखने के विचार से पैदल यात्रा कर रहा हूँ। आज की रात आज्ञा हो तो आपके यहाँ काटना चाहता हूँ। अब जैसे ही क्या है करके दरवाजा खुलता है और दरवाजा खोलने के बाद हेडमास्टर साहब जो है लेखक को देखते रहता है, पहचानने की कोशिश करते रहता है और उसके बाद में उससे पूछता है क्या है। तब तो वह ये सारी बातों का मतलब क्या है बोलता है तो वो जवाब देता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, आशा के ठीक विपरीत जवाब मिला, हरगिज नहीं, मेरी सब अक्ल गुम हो गई। मतलब कि जब वो पूछता है कि अपना परिचय भी देता है कि मैं विद्यार्थी हूँ और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को देखने के विचार से पैदल यात्रा कर रहा हूँ और आज की रात आपकी आज्ञा हो तो आपकी घर ठहरना चाहता हूँ। वह अपना परिचय देते हुए अनुमति भी मांगता है। तो हेडमास्टर साहब सीधे कह देते हैं, हरगिज नहीं, मेरी सब अक्ल गुम हो गई। अब उस जैसे ही हेडमास्टर का जवाब सुनता है तो उसका जो दिमाग है वो एकदम घूम जाता है। अपने को संभालते हुए मैंने निवेदन किया, यहाँ कोई परिचित नहीं, रात अंधेरी है, पहली बार इस बस्ती में आया हूँ, कहाँ जाऊँ। अब वो अपनी समस्या भी बताता है और उसके बाद क्या होता है, यहाँ आसपास कई चोरियां हो गई हैं। हेडमास्टर जी है जो है बताते हैं कि यहाँ आसपास कई चोरियां हो गई हैं, हम अपने घर किसी को नहीं ठहरने देते, आपके बरामदे में पड़े रहने की आज्ञा दे दीजिए, सुबह होती ही मैं अपना रास्ता लूंगा। अब ये फिर जो है वो जो लेखक है उसके द्वारा कहा जाता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बस्ती में एक धर्मशाला है, वहां चले जाओ। अब हेडमास्टर साहब उसको जवाब देते हैं। फिर क्या होता है, मैं आज बहुत चला हूँ, थक कर चूर हो रहा हूँ, एक कदम भी चलने की सामर्थ्य नहीं है, फिर इस अंधेरे में कैसे कहाँ धर्मशाला को खोजता फिरूं। अब फिर वो अपनी बात करता है। उसका फिर हेडमास्टर साहब कहते हैं, जा रहे इसे धर्मशाला का रास्ता दिखा, कहकर हेडमास्टर साहब ने एक आदमी को मेरे साथ भेज दिया। अब उसके बाद में क्या होता है, थकावट के दुख से भी अधिक दर्द था मर्माहत अभिमान का। उसको बहुत ज्यादा मतलब अभिमान था कि हेडमास्टर के घर जाऊंगा तो उनके यहाँ मुझे आदर सत्कार मिलेगा, क्योंकि वो पहले ही क्या सुन रखा था कि हेडमास्टर साहब जो है भले आदमी हैं। लेकिन जैसे ही हेडमास्टर साहब के द्वारा उनको उसका तिरस्कार किया जाता है और उसको धर्मशाला का रास्ता दिखाया जाता है तो उसको जो दुख थकान के कारण से था, मतलब थकान से वह जितना चकनाचूर होता उससे कहीं ज्यादा उसको दुख इस घटना से होता है। 2-4 कदम चल मैंने उस आदमी को किंचित रोज भरे शब्दों में कहा। गुस्से में कहता है, जाओ तुम लौट जाओ, जो बीतेगी सहेंगे, धर्मशाला का रास्ता स्वयं ढूंढ लेंगे। उसके बाद में आदमी शायद यही चाहता भी था। वह लौट गया और मैं अपनी समझ में धर्मशाला की ओर चल दिया।
बिना यह जाने कि धर्मशाला किस ओर है, पूरब घुमा, पश्चिम घुमा, दक्षिण घुमा, कहीं कुछ पता न लगा। अब क्या होता है, वो चारों दिशा घूम लेता है। अब उस कस्बे से तो वो अपरिचित था, और जो उसे छोड़ने आया था उसको भी वह जाने के लिए कह देता है। अब चारों दिशा घूम लेता है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चलता है। कुछ देर इधर उधर भटकते रहने पर एक टिमटिमाता हुआ चिराग दिखाई दिया। अब खिड़की, किसी के घर का खिड़की दरवाजा जो भी खुला हुआ उसको दिखाई दिया, जिससे वो जैसे टिमटिमाता हुआ चिराग है, मतलब जो रोशनी के लिए लैंप जलाई जाती है, उसका चिराग जो उसको दिखाई देता है। सोचा वहां कोई होगा, चलकर पूछा जाए। धीरे धीरे पहुंच ही गया। देखा दीपक का प्रकाश खिड़की में से आ रहा है। दरवाजे पर फिर दस्तक देनी पड़ी। दरवाजा खुलते ही आवाज आई, क्या है? जब तक मैं उत्तर दूं मुझे सुनाई पड़ा, अरे तुम फिर आ गए। मैंने गर्दन उठाई। वही हेडमास्टर साहब थे जिनके घर से थोड़ी देर पहले अपना सा मुंह लेकर के विदा हुआ था। अपना सा मुंह लेकर के विदा होना माने, ये एक कहावत है, मुहावरा है। तो उसमें क्या है कि अपना सा मुंह लेकर के विदा होना मतलब क्या है, एक छोटा सा मुंह लेकर के, मतलब शर्मिंदा होकर के वहां से विदा हो गया था। बात यह थी कि इधर उधर घूमते मुझे दिशा भ्रम हो गया और मैं कोल्हू की बैल की तरह जहां से चला था वहीं आ पहुंचा। उसके बाद में दौड़ो दौड़ो देखो, इसे अभी निकाला था, अब यह पिछवाड़े की तरफ से आया है, मतलब पीछे वाले रास्ते से अब वो पहुंच गया। हेडमास्टर साहब की चिल्लाहट सुनकर 2-4 मिनट में आसपास के लोगों ने मुझे घेर लिया। कोई कहता पुलिस को बुलाओ, कोई कहता नहीं नहीं नहीं, थाने में ही ले चलो। जो कुछ ना कहता वह चार चपत लगाने का प्रस्ताव तो कर ही देता। मेरी अक्ल हैरान थी, क्या करूं क्या ना करूं, बुरा फंसा था। कैसे विश्वास दिलाता कि मैं चोर नहीं हूं। लोग कहते देखिए ना, अंधेर है, अभी अभी निकला था, फिर इतनी जल्दी हिम्मत की है, मतलब कि जाकर के फिर से लौट आया है, इसकी हिम्मत तो देखो। लोग जो है, कोई इसको मारने की बात कर रहा है, तो कोई इसको पुलिस के हवाले करने की बात कर रहा है, तो कोई पुलिस बुलाने की बात कर रहा है। अलग अलग तरह की बातें सुन करके जो है उसका मन जो है क्या करूं और क्या ना करूं करके उसका दिमाग जो है काम नहीं कर रहा था। उन्हें क्या मालूम, जो उनके लिए अंधेर है वह मेरे लिए महा अंधेर है। विपत्ति पड़ने पर कहते हैं अक्ल मारी जाती है, लेकिन जब आदमी को कोई सहारा नहीं रहता तब बुद्धि ही उसके काम आती है। ये दोनों बातें एकदम सत्य है कि अगर कोई मुसीबत की घड़ी आती है तो उस समय अक्ल काम नहीं करता है, लेकिन मुसीबत की घड़ी में जो होता है, जब कोई मुसीबत आती है तो बुद्धि ही हमको अपने विवेक को दिखाना पड़ता है, अपने विवेक से कार्य करना पड़ता है, धैर्यता पूर्वक काम करना पड़ता है, ताकि जो भी विपत्ति है उसका हम डटकर सामना कर सके। तो वह मन ही मन इसी प्रकार से विचार करता है कि जब विपत्ति आती है तो अक्ल भी काम नहीं करता है, लेकिन विपत्ति के समय ही बुद्धि और जो हमारा विवेक है वही काम आता है किसी भी व्यक्ति का। तब मैंने स्वयं को दीवार के सहारे खड़ा करने की कोशिश करते हुए कहा, देखिए मैं दूर से चलकर आया हूँ, थकान से चकनाचूर हूँ, आप मुझे बैठने के लिए जगह दीजिए और फिर ठंडे पानी का गिलास। उसके बाद में वो विनती करता है, फिर बैठकर कृपया मेरी बात सुन लीजिए। यदि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि मैं चोर नहीं हूँ तो कृपया एक बार फिर अपना आदमी दे दीजिए मुझे धर्मशाला का रास्ता दिखा देने के लिए, और विश्वास ना हो तो थाने भेज दीजिए और जो चाहे कीजिए। अब वह जो है फिर से विनती करता है। वे लोग बुरे आदमी न थे, और बुरे आदमी में क्या भलाई नहीं होती। मेरी बात सुन ली गई। एक स्टूल बैठने के लिए दिया गया और पानी का एक गिलास भी। मैंने स्थिरता से बैठकर हल्के हल्के पानी पिया और अपना थैला खोल करके उसमें से 2 चिट्ठियां निकाली। दोनों परिचय पत्र थे। एक था ग्वालियर पुरातत्व विभाग के निदेशक के नाम और दूसरा निजाम हैदराबाद के प्रधानमंत्री महोदय के नाम। दोनों से मेरा साधारण परिचय था, और यदि वे मुझ अज्ञानी यात्री की कुछ सहायता कर सके तो धन्यवाद के 2 शब्द। हाँ, तो मैंने परिचय पत्र दिखाते हुए कहा, यदि ये पत्र किसी चोर के पास हो सकते हैं तो मैं चोर हूँ, और यदि इस पत्रों को रखने वाले के चोर न होने की संभावना है तो मैं चोर नहीं हूँ। अब ये पत्र दिखाने के बाद में वो अपनी बात रखता है। लोगों की आपस में फुसफुस हुई, मतलब कि आपस में जो है कानाफूसी जैसे कि बात करते हैं उसी प्रकार की बातचीत होने लगती है। और चाहे मैं कोई भी हो, निश्चय हुआ मुझे धर्मशाला ही भेजने का। वही आदमी मेरे साथ कर दिया गया और उसके पीछे पीछे
मैं ऐसे चलने लगा जैसे अखाड़े में हारा हुआ कोई पहलवान। अब वो थकान से इतना चूर हो चुका था कि उसके चलने की भी हिम्मत नहीं थी। वह जो धर्मशाला का रास्ता दिखाने वाला जो आदमी था उसके पीछे वह इसी प्रकार से चल रहा था। धर्मशाला पहुंचा तब पता लगा कि दरवाजा बंद हो चुका है और अब किसी तरह नहीं खुल सकता। यही धर्मशाला है कहकर वह आदमी मुझे छोड़कर चलता गया। मतलब बाहर से ही उसको दिखा देता है धर्मशाला ये है करके और उसको छोड़कर चला जाता है। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? धर्मशाला में बाहर की ओर एक बरामदा था। मैंने उसी में रात काटने की सोची। अब धर्मशाला तो पहुंच जाता है, बरामदे के बाहर जो है वह रात काटने की सोचता है। पास में कपड़ा काफी नहीं था तो क्या, अब उसके पास में कपड़ा भी नहीं था, सर्दी जोरों से पड़ रही थी। अब क्या करूं? और कोई चारा नहीं था। अंधेरे में अंदाजा करके मैं एक कोने में बैठ जाना चाहता था कि आवाज आई, कौन है? मैंने कहा, मुसाफिर। इतनी रात गए आए हो? हाँ भाई, आज ऐसी ही बीती। इधर आ जाओ, उधर हवा लगेगी। कहते हुए उस अपरिचित आवाज ने मुझे अपने पास के कोने में बुला लिया। तुम कहाँ से? मैंने पूछा। मतलब कि जो अपरिचित व्यक्ति जो उसको बुलाता है वह मतलब पूछता है तुम कहाँ से? तो फिर जो मुसाफिर है वो भी जवाब देता है तुम कहाँ से? तो फिर वो मुसाफिर जो है बताता है, यानी कि जो लेखक है वो बताता है। फिर उसके बाद में फिर यहाँ पर लोग भीख मांगे, दोनों के बीच में तो आपस में बात होती रहती ना, लेकिन दोनों अपरिचित रहते कि कौन है। तो उसके बाद में वो कहता है हम तो भीख मांगे हैं, दिखाई नहीं देता। फिर अंधे भीख मांगे के पास लेटने का जीवन में पहला अवसर था। कितने पैसे मिले? क्या खाने को मिला? अब भीख मांगा है तो उससे इसी प्रकार का सवाल किया जाएगा, तो ऐसे ही सवाल होगा। राहगीर जो है यानी मुसाफिर जो है वो करता है कुछ ऐसे ही सवाल मैंने पूछा, लेकिन मैं तो व्यग्र था अपनी सुनाने के लिए और उससे सुनने वाला मतलब अपनी सुनाने के लिए जो भी उसके साथ बीती थी उसको सुनाने के लिए वो बहुत ज्यादा व्याकुल था। उसे सुनाने वाला मिला था पहले मुझे वही अंधा। मतलब उसके बाद क्या था, अंत से इति तक मैंने कह सुनाई। मतलब कि शुरू से अंत तक जो कुछ भी उसके साथ बीता था वो सब कुछ बता देता। उस सहानुभूति के साथ जो एक दुखिया को दूसरे दुखिया से होती है, वह अंधा मेरी बात सुनता रहा। राम कहानी खत्म हुई तब अंधेरे में टटोलते हुए उसने पूछा, कहाँ है तुम्हारी टांगे? उन्हें जरा दबा दो। मैंने कहा, ना यार, रहने दो। उसके बाद, अच्छा यह बताओ तुम्हारे पास कोई कपड़ा है? कहाँ? मुझे दो। उसके बाद उसने क्या किया, मेरे पास वही एक साफा था, 1.5 गज का टुकड़ा, मैंने दे दिया। अंधे ने अपने हाथों से मेरी टांगों को टटोला और नीचे से ऊपर तक कसकर बांध दिया। उसने कहा, अब थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहो। गहरी सहानुभूति दिखाने वाले की आज्ञा का उल्लंघन आसान नहीं था। अब कोई भी मतलब उससे इस तरीके से बात करने वाला नहीं था। इतना लंबा सफर तय करने के बाद में जब अंधे के पास में जो अंधा भीख मंगा था उसके संपर्क में वह आता है और उसे इस प्रकार की जब सहानुभूति मिलती है तो वह उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाता है। मैं मूर्तिवत बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने मेरी टांगे खोल दी। रुका हुआ खून तेजी से दौड़ता हुआ मालूम हुआ। थकावट जाती रही। जो टांगों में उसने कस करके कपड़े को बांध के रखा था उसको वो जब खोल देता है तो उसको थकान जो है कम लगने लगती है। बातें करते नींद आ गई। सुबह उठा तब देखा मेरा साथी मुझसे पहले ही उठकर चला गया था। यहाँ पर हमने इस आतिथ्य पाठ से आज हमको पता चला कि किस प्रकार से हमारे भारत देश में जो प्रथा है, भारतीय संस्कृति की जो अतिथि सत्कार की जो परंपरा है, वो परंपरा तो आज भी विद्यमान है, लेकिन आसपास में कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं जिसके कारण से लोगों की जो विचार है उसमें इस प्रकार के बदलाव जो है देखने को मिलते हैं। तो लेखक का यही जो कड़वा अनुभव जो था इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। ये पाठ जो है यहाँ पर समाप्त होता है।